मित्रांनो, जय भीम. आज आपण दुसऱ्या भागामध्ये बोलणार आहे जे कोण कोण आपल्या जागेमध्ये उभं राहतं आणि कोण तोंडाने भाषण देतं. म्हणून आज दुसऱ्या भागामध्ये जो आपल्या सबस्क्राईबिंग चॅनल करणार आहे त्याच्या दुसऱ्या भागामध्ये आपण एक भाग सुरू करायचं. आता डोळ्यांनी बघा आणि कानांनी ऐका. दुसऱ्या भागामध्ये लवकर सबस्क्राईब करा आणि चॅनलला व्हिडिओ पण बनवा. चला सुरू करूया खालच्या भागामध्ये. थैंक यू. जय भीम. मैं नारायण यादव बोल रहा हूँ. अभी आने वाले वीडियो में मैंने संविधान कैसा तैयार होते गया. बहुत से लोगों को लगता है क्या 47 में 48 में या 50 में अम्बेडकर ने संविधान लिखना शुरू किया और उन्होंने पूरा किया. तो इसकी नींव कैसी गिरी ये थोड़ा बहुत लोगों को बताना जरूरी है. कि बहुत से लोग को पता नहीं रहता कि भाई कैसा बना, इसकी शुरुआत कैसी हो गई. हमारी जानकारी के मुताबिक कलकत्ता शहर में 1819, 20 या 25 में एक खंडे परिवार को एक आदमी को फांसी दिया गया. वो आदमी कौन था वो बताने की जरूरत नहीं है, समझदार को इशारा काफ़ी है. उसके बाद क्या बहुत भारत में हलचल मच गई कि हजारों साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उन लोगों को कोई फांसी देवे तो जहाँ हजारों गाय मारी गई ऐसा उसके ऊपर क्लेम लगता था. इसलिए हजारों साल में किसी ने वो लोगों के हत्या नहीं की थी. वहाँ से शुरुआत हुआ था. तब से वो समाज डर गया था कि अभी दुनिया में नया नया कुछ तो घड़ रहा है. लंदन के एक अखबार में आने के बाद लोगों में हलचल बढ़ गई. चलो वो जुनी बात है, मगर वहाँ से शुरुआत हुई थी. फिर 1857 को लड़ाई हो गई, उसको भी धार्मिक एंगल दिया गया. 1857 की काय की लड़ाई थी विशेष से, उसमें दो भाग है. हमारा भाग ज़रा अलग लगता है, उनका भाग अलग लगता है. देखते देखते कंटिन्यू सर्विस चालू थी. ज्योतिबा फुले ने भी बहुत सारा भारी भारी काम किया. उसके ऊपर अन्याय हो गया. अन्याय क्या बोलने का है, ज्योतिबा फुले ने पूरा अभ्यास किया और अभ्यास करने के बाद ज्योतिबा फुले की एक याद दिलाता, बहुत लोगों को मालूम नहीं है. शेतकरी का मोर्चा का बैलगाड़ी से बम्बई पहुंच गया था. उस जमाने में बम्बई में महात्मा फुले ने मोर्चा लाया था बम्बई तक बैलगाड़ी में खेती वालों का. और बोलता हूँ मैं अपने में ज्योतिबा फुले का क्या काम है. अभी आप उन लोगों को बोलेंगे तो मैं बताऊंगा. मेरा अनुमान है, ये पक्की बात है. क्या अपनी शादी होती है, हमारे लोगों में शादी होती है, हमारे में सवर्ण लोगों में, सब लोगों में. और उसमें जो तरह तरह के लोग बात करते हैं, उस टाइम वो आंदोलन हुआ था कि बिना पुरोहित का लगना. इसलिए वो पर्दा लगा के एक पर्दे वाला आवाज़ देता है, वो देता है, वो देता है, ऐसा करके वो शुभ मंगलम सावधान बोल के वो शादी हो जाती है. उसका नियम ज्योतिबा फुले ने रखा है. बहुत से लोग नहीं जानते हैं. वो एक आंदोलन था. वो आंदोलन में ये भी था कि भाई पुरोहित को लाना या नहीं लाना है, मगर अभी उल्टा हुआ है. अभी अपन पुरोहित को ढूंढ रहे हैं और पुरोहित भी वही बोलता है जो ज्योतिबा फुले ने बोला था, शुभ मंगलम सावधान. हर आदमी बोलता है, वो कोई लिखित में नहीं है. वो एक समाज का गरज थी करके वो चालू हुआ. खेड़े गाँव डोंगर में कहाँ मिलेगा आपको पुरोहित. मगर लोगों ने ज्योतिबा फुले की बात मान के शुभ मंगलम खुद ही खुद करने का शुरू कर दिया. बोलने का मतलब है अपन आगे जा रहे हैं क्या पीछे जा रहे हैं, कोई किसको पता नहीं है. भारत देश में कौन आगे जाता है और कौन पीछे रहता है
पीछे जाने वाले को आगे बोलते हैं। भारत देश में एक उदाहरण है, जो आदमी बहुत आगे जाता है उसको बोलते पीछे देखो। बोलने का मतलब यह है कि अपने देश में हजारों साल की परंपरा, हजारों बोले तो 2000 साल की परंपरा है कि जो भी आदमी कुछ भी काम करता है उसको सराहा जाता है। एक काल ऐसा था, भगवान बुद्ध कैसे पहुंचे जापान, चाइना, जी क्यों पहुंचे, इसका कोई उदाहरण नहीं। इतने लंबे गए कैसे? भगवान के दया से उसके ऊपर कोई उसका इतिहास नहीं बोलता है क्या भगवान बुद्ध कैसे गए। जब हम लोग को इतना मालूम है, उनके बेटी ये वो सब मिलके श्रीलंका गए, श्रीलंका से उधर गए, उधर से उधर गए, 2 चाइना के लोग आए, दोनों ने भारत का अभ्यास किया। अरे मगर लोगों तक कैसे पहुँचे, इसका उखान क्यों नहीं बताते? 2 आदमी जाने से चाइना और जापान और थाईलैंड बीलैंड में बौद्ध गए, ये बात नहीं है। उसके ऊपर कोई अभ्यास नहीं करता है, ना कोई बताता नहीं है। हम लोग मन ही मन में खुश है कि हमारा भगवान कहीं तो सुखी है, भारत देश में नहीं है। बोलने का मतलब आज जो परिस्थिति भारत में चालू है, सब चुप चुप के समाज बोलता है। जैन समाज चुप के बोलता है, सम्मेलन अपने आपस में करता है, दूसरा समाज अपना अपने में करता है। बौद्ध समाज इधर हिमालय का बौद्ध समाज अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, आंध्रा का अलग है। ऐसा करके इन लोग को बंटवारा करके रखा है। अभी तो नई बात सुनने में आई है कि केंद्र में ओबीसी सरकार बन गई है, ओबीसी के 8-10 मंत्री है। उनके ध्यान में आ गया कि ओबीसी समाज अब एकत्र हो रहा है, इसको कैसा फोड़ा जाए। वही जुनी परंपरा, उसको अपने में शामिल किया जाए। अपने में शामिल करो, बस शक्कर में हल्दी डालो या शक्कर डालो, सब फायदे का है। ओबीसी समाज पढ़ा लिखा है या नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि ओबीसी समाज दिखता ही नहीं है। पहली बात तो लीडर दिखते हैं, वो समाज नहीं दिखता है। लीडर बहुत बड़े हैं, लीडर सामने आते हैं, क्या उनको आना है कि वो लीडर है, उसको दूसरा कोई काम नहीं है। और ओबीसी समाज का बखान करने को कोई तैयार नहीं है। सब लोग को मालूम है, मालूम भी नहीं है कौन क्या समाज है। बोलने का मतलब यह है कि अभी भारत देश में ओबीसी समाज को राजकीय संरक्षण मिलना शुरू हुआ, उसका वजह अपने को मालूम नहीं है, मगर उसके लिए कोई अपोजिट पार्टी नहीं बोलता है। मेडिकल में 28% आरक्षण दे दिया है, उसका कुछ ने विरोध नहीं किया। अभी केंद्र सरकार ने दिया है, आज चर्चा होने वाली है 110 सुधार में। क्या होगा अभी तक हम लोग टीवी देखा नहीं है। बोलने का मतलब है कि अपने भारत में फूट डालो और राज करो। यह अपने भारत देश का आज का नहीं, पहले से। महाभारत की लड़ाई हुई, पांडव और कौरव, किससे कौन था बीच में उसका नाम नहीं जानते, मगर वो लड़ाई शिखंडी आने से जीत गई। शिखंडी कौन था? संस्कृत भाषा में शिखंडी किसको बोलते हैं वो मालूम पड़ जाएगा आपको। शिखंडी को नजीक नहीं करने वाले लोग लड़ाई में कैसे लेके आए थे, और उनको पता था कि शिखंडी आने से अपनी लड़ाई हम जीत सकते। किलवर का एक्का था शिखंडी। बोलने का मतलब है इनके पास हर सालों में 100 साल, 200 साल, 500 साल में कोई ना कोई शिखंडी आगे आता है, और वो मालूम नहीं पड़ता है, मगर अपना काम बिगाड़ देता है। समाज को पता नहीं लगता है क्या हो गया। हर बार है। हनुमान जी आ गए, राम को श्रीलंका तक लेके गए, सीता भी घर आ गई, हनुमान जी बैठे रहे। हनुमान जी का बाद में कुछ नहीं है। राम का तो बड़ा मंदिर बन जाएगा। हम लोग भी राम को पूछेंगे, राम 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 राम, तो मरने के बाद राम राम बोलता ही है सब लोग। हे राम बोलता है, कौन क्या बोलता है, मगर हनुमान जी का क्या है? गरीब बेचारा पांडवों के लड़ाई में झंडे पे था। अभी कहाँ है?
बिना हनुमान का ईपी जीता जाएगा? नहीं, हनुमान को टाइम रहेगा तो ये लोग निकालते हैं, नहीं तो राम भगवान एक ही। हनुमान का मंदिर क्यों नहीं बना रहे उधर? हनुमान तो उसका भाई था, देश था ना। राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, भगवान है, कोई ना कोई भगवान यहाँ बनता है, लोग सुखी रहते हैं नहीं रहते हैं उनकी बात है। तो बोलने का मतलब है हर आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ आ जाता है कि अपने यहाँ के लोग उस चक्कर में फंस जाते हैं और वो अपना पिछला इतिहास, हमारे को स्वाभिमान है पिछला इतिहास, इसको इनके भाषा में बोलते हैं हमारी संस्कृति जिंदा रहना मांगता है। अरे जिंदा रहेगा संस्कृति, हम लोग जब तक है तब तक वो जिंदा रहेगी। हम लोग को ही मिटा देंगे तो संस्कृति कहाँ से रहने वाली है? संस्कृति किसको बोलते हैं? मैं याददाश्त में बोलता हूँ, आप सुन लो। रशिया में राजीव गांधी ने अपना फंक्शन भेजा था संस्कृति का, उधर एक पोतराज था। पोतराज बोलो तो ये मातंग समाज का एक डांस करने वाला आदमी रहता है, जो लाल कपड़ा पीला पहन के डांस करता है। उधर के लोगों ने पूछा ये कौन है? ये बोले मांग है, मांग। तो अपने जाति का प्रदर्शन रशिया में भी हुआ था। इसको संस्कृति बोलते क्या? हमारी इज्जत गई नहीं कि हम लोग मांग लोग हैं, तो हमारी इज्जत रशिया में गई। हमारे मांग लोग हैं, क्या खाते हैं उसका तलाश करो। वो क्यों नहीं बताते उधर जाके कि ये हमारे तरीका खाते हैं, तुम रशियन लोग खाता है वही हम लोग खाता है, ये नहीं बताया। ये बोले मांग लोग है। बोलने का मतलब यह है संस्कृति, इसका मतलब तुम्हारी जातिवाद जिंदा रहना मांगता है, उसको बोलते हैं संस्कृति। संस्कार नहीं, तुम्हारे संस्कार होवे जिंदा रहे वो बात अलग है, ये संस्कृति शब्द अलग है। तो मेरे बात अभी मैं यही ख़त्म करता हूँ। जय भीम। मेरे को कोई बतावे संस्कृति बोले तो क्या, हमको ये नहीं बतावे कि हम तुम्हारा नौकर रह गया तो हम तुम्हारे घर में संस्कृति में जमा हो गया, ये नहीं है। संस्कृति का अर्थ बतावे, संस्कार का अर्थ बतावे, तो ही उसका चैलेंज होता है। जय भीम, जय शिवाई, जय मर्याई।